बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.9 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है, इनकी हमने तजज़ी मालूम करनी। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले देखें मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे या इसकी तजज़ी मालूम करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि हम कॉमन फैक्टर देखते होते हैं जितनी भी टर्म्स आती हैं सब में। तो देखें ये जितनी टर्म में इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में हम ये कर लेते होते हैं कि दो दो पेयर्स के जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर दो दो पेयर्स के जोड़े भी नहीं बना सकते, तो हम इसको अलजबरा के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि पढ़ के आए, हम उन फार्मूला में से कोई एक फार्मूला इस्तेमाल करके इस एक्सप्रेशन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये करता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन में दी गई है इसकी मैं थोड़ी तरतीब चेंज कर लेता हूं। इसके जो लिखने का फॉर्मेट है या लिखने का तरीका है उसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं। ठीक है, तो देखिए मैं अब इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा तो पहले ये जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है इनको मैं लिखता हूं। ठीक है, तो ये मैंने जो पहली वाली टर्म थी जो कि x2 थी, इसको मैंने x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह ये जो 49 था इसको मैंने 7 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 7 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपको 49 ही मिलता है। ठीक हो गया, तो ये मैंने पहली और तीसरी टर्म को थोड़ा सा इनका फॉर्मेट चेंज करके लिख दिया। अब जब आप ये पहली और तीसरी टर्म लिख लेंगे उसके बाद ये दरमियान वाली टर्म की जगह आप क्या लिखेंगे, आपने पुट करना है 2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पुट किया 2, और उसके बाद ये जो पहली टर्म है इसका स्क्वायर हटा के पहली वाली टर्म पुट कर दें, मैंने x पुट कर दिया। इसी तरह ये जो तीसरी टर्म है इसका भी स्क्वायर हटा के यहाँ पर इसको पुट कर लें। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखें, ये जो दरमियान में ये जो एक्सप्रेशन आई है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 हो जाता है, और 14 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 14x मिलेगा, यानी कि हमें ये जो दरमियान वाली टर्म है यही वाली टर्म मिलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखी है ये सेम यही एक्सप्रेशन है, हमने सिर्फ इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर लिया, इसके जो लिखने की तरतीब है वो हमने थोड़ी चेंज कर ली। ठीक है, बाकी ये दोनों एक्सप्रेशन है एक ही जैसी। ठीक हो गया, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमने अलजबरा में एक फार्मूला पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूं। देखें ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब अगर आप इस फार्मूला को देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है, अगर हम इस x को इस a के इक्वल रखें और 7 को इस b के इक्वल रखें तो ये हमारे पास a स्क्वायर हो जाता है, ये जो है हमारे पास b स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, और ये दरमियान में 2ab के इक्वल हो जाता है। यानी कि सेम ये वाला फार्मूला जो है इस एक्सप्रेशन की सूरत में हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर सिंपल फर्क ये है कि a की जगह x आ रहा है और b की जगह 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फार्मूला की हमारे पास ये राइट हैंड साइड अब ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो हम ये जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है ये इस एक्सप्रेशन के लिए पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे तो ये मैंने पुट कर दिया x प्लस 7। मैंने आपको बताया कि हमने a को x के इक्वल रखा और b को 7 के इक्वल रखा, तो ये मैंने x प्लस 7 होल स्क्वायर लिख दिया, सेम जिस तरह यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है। हमने इस एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई किया और इस फार्मूला की मदद से हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमें ये आंसर मिला। ठीक हो गया, अब ये फार्मूला यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखें अभी तक हम फैक्टराइज करने के मुख्तलिफ जो तरीके सीख के आए, उसमें पहला जो मेथड या पहला तरीका ये था कि हम जो हमें एक्सप्रेशन दी जाती थी उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढते थे। ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यू जो कि सब टर्म में कॉमन आ रही हो, तो इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मुश्तरका वैल्यू नहीं है। फिर हमने दूसरा तरीका ये सीखा था कि हम दो दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम करते थे, तो यहाँ पर हम दो दो टर्म के जोड़े भी नहीं बना सकते। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको अब हम अलजबरा के जो हमने कुछ बेसिक फार्मूला पीछे एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं उन फार्मूला में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए उसके लिए मैं ये करता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन में दी गई है इसका ये जो फॉर्मेट है, इसकी जो लिखने की तरतीब है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं ये पहली वाली और तीसरी वाली टर्म को पहले लिखता हूं, तो देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। अब ये जो पहली वाली टर्म है ये थी 9a2, इसको मैंने लिख दिया 3a और इसका होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप 3a का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 9a2 यानी कि सेम यही वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, इसी तरह ये 4b2 था, तो इसको मैंने 2b और इसका होल स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि 2b का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 4b स्क्वायर यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने ये जो दो टर्म थी पहली वाली और तीसरी वाली टर्म उनको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब ये दरमियान वाली टर्म के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, तो उसके लिए आप ये करें जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया, पहले तो आप 2 पुट कर लें। ठीक है,
ये आप 2 पुट कर लें। उसके बाद आप ये पहली वाली टर्म का स्क्वायर हटा के इसको पुट कर लें और फिर ये तीसरी वाली टर्म का स्क्वायर हटा के इसको पुट कर लें। ठीक है, अब देखें ये जो दरमियान में एक्सप्रेशन बन रही है इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, और ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाएगा, यानी कि ये 12 ए बी हो जाएगा। तो ये सेम यही वाली जो दरमियान वाली टर्म है ये वाली टर्म हमारे पास आ जाती है। इसका मतलब है आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखी हुई है और ये जो नीचे एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये एक ही एक्सप्रेशन है। हमने सिंपल ये किया कि इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन को हमने थोड़ी इसकी तरतीब चेंज करके इसकी जो टर्म थी उनका थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके लिख दिया, बाकी ये एक्सप्रेशन एक ही है। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको अब हम अलजबरा का एक फार्मूला पढ़ के आए थे, उसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फार्मूला दिखाता हूं, देखें ये फार्मूला अब मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। तो अब देखें, अगर आप इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इसको देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर हम 3a को इस a के इक्वल रखें और 2b को अगर हम b के इक्वल रखें तो ये हमारे पास a स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है 3a स्क्वायर, और b स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है 2b का स्क्वायर। ठीक है, और 2ab की जगह हमारे पास आ जाता है 2a और b। ठीक है, यानी कि इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। सिंपल यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर a और b की जगह हमने ये जो दो टर्म है 3a और 2b इनको पुट किया हुआ। ठीक है, a की जगह 3a है और b की जगह 2b है। ठीक है, तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये 2ab हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड हमारे पास है इस एक्सप्रेशन की सूरत में, तो हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे फार्मूले की इस एक्सप्रेशन के लिए, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें मैंने लिखा 3a + 2b, मैंने आपको बताया कि 3a को हमने a के इक्वल रखा तो ये वाला a आ गया। ठीक है, इसी तरह 2b को हमने इस b के इक्वल रखा, तो सेम ये जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है यही चीज यहाँ पर आ रही है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया इस फार्मूला की मदद से तो ये हमारा आंसर आ जाता है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए टाइप किया हुआ है, आपको इस तरह क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करना। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अभी तक हम जो फैक्टराइज या तजज़ी करने के मुख्तलिफ तरीके सीख के आए हैं, उसमें पहला ये था कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती थी उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आती थी उनमें हम कॉमन फैक्टर देखते थे, जो मुश्तरका वैल्यू होती थी वो निकाल के हम उसकी तजज़ी कर लेते थे। तो देखें यहाँ पर तीनों टर्म में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि सब में कॉमन आ रही हो, सब में मुश्तरका आ रही हो। ठीक है, फिर हम दूसरा तरीका करते थे कि उसमें हम दो टर्म्स के जोड़े या पेयर बना के उनमें से कॉमन फैक्टर देखते थे। तो यहाँ पर तो टोटल 3 टर्म है, हम दो टर्म के जोड़े या पेयर भी नहीं बना सकते। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को, हमने जो अलजबरा के कुछ फार्मूलाज पढ़े थे पिछली एक्सरसाइज में, उन फार्मूला में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है इसका ये जो फॉर्मेट है यानी कि इसकी जो लिखने की तरतीब है इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले ये जो पहली वाली टर्म है और ये जो तीसरी वाली टर्म है, ये दो टर्म में लिखता हूँ। ठीक है, तो इनको मैं थोड़ी इनकी तरतीब चेंज कर लेता हूँ। देखें ये 16 को मैंने लिख दिया 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप 4 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 16 ही मिलेगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये 9a2 को मैंने 3a का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 3a का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपको 9a2 ही मिलेगा। यानी कि हमने इस पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जो दरमियान वाली टर्म आ रही है इसके लिए यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो देखिए आपको मैंने पिछले 2 पार्ट में बताया कि सबसे पहले यहाँ पर आप पुट कर दें 2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पुट किया 2। उसके बाद आप ये पहली वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर हटा के इसको पुट कर लें, फिर जो तीसरी वाली टर्म है इसका स्क्वायर हटा के इसको पुट कर लें। तो अब देखें ये जो आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन आ रही है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, और 8 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 24a आ जाता है, जो कि सेम यही वाली टर्म है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस टर्म को इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन थी हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर थोड़ी सी तरतीब चेंज कर ली। ये दोनों एक्सप्रेशन है एक ही जैसी, सिर्फ यहाँ पर इनका जो लिखने का फॉर्मेट है वो हमने चेंज कर लिया। ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इस एक्सप्रेशन पे अब हम अलजबरा का एक फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको जुबानी ये वाला याद होना चाहिए। अब देखें इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इसको देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें। अगर आप 4 को a के इक्वल रखें और 3a को b के इक्वल रखें तो a स्क्वायर की जगह हमारे पास 4 का स्क्वायर आ गया, और b स्क्वायर की जगह हमारे पास 3a का स्क्वायर आ गया,
और 2ab की जगह हमारे पास 2 इंटू 4 इंटू 3a आ जाएगा, क्योंकि हमने 4 को a के इक्वल रखा था और 3a को b के इक्वल रखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है सेम इस एक्सप्रेशन के लिए आ जाती है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर a को हमने रिप्लेस कर दिया 4 से और b को हमने रिप्लेस कर दिया 3a से। ठीक है, तो अब चूंकि इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो अब हम ये फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो देखें कि अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको देख लें और फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये दोनों सेम है। यहाँ पर सिर्फ ये कि a की जगह 4 आ जाता है और b की जगह 3a आ जाता है और इसका होल स्क्वायर आ रहा है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया और इसको फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए अभी तक हम जो फैक्टराइजेशन के तरीके सीख के आए हैं उनमें पहला तरीका ये था कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती थी हम ये देखते थे कि उसमें जो सारी टर्म आ रही है क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि उन सारी टर्म में कॉमन या मुश्तरका है, कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। तो देखें ये 3 टर्म है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि तीनों में आ रही हो। फिर हम दूसरा तरीका अप्लाई करते थे कि हम 2-2 टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम करते थे, लेकिन यहाँ पर अब 2-2 टर्म्स के पेयर भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है। तो अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमने पीछे अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूलास पढ़ के आए। ठीक है, तो उन फार्मूला में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है इसका ये जो फॉर्मेट है, ये जो लिखने का तरीका है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पहले ये जो पहली वाली टर्म है और ये जो तीसरी वाली टर्म है इनको मैं लिखता हूँ, इनका थोड़ा मैं फॉर्मेट चेंज करके लिखता हूँ। तो देखें मैंने 25x2 को लिख दिया 5x और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप 5x का स्क्वायर लेंगे तो आपको 25x2 ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह ये 64y2 को मैंने 8y लिख के इसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप 8y का स्क्वायर लेंगे तो आपको वापस 64y2 ही मिलेगा। यानी कि मैंने ये कर दिया कि ये जो पहली वाली टर्म थी और तीसरी वाली टर्म थी इनको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये दरमियान वाली टर्म के लिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको पिछले 3 पार्ट में बताया कि सबसे पहले तो आपने 2 पुट कर देना। ठीक है, आंखें बंद करके बस आप 2 पुट कर दें, तो यहाँ पर मैंने ये 2 पुट कर दिया। उसके बाद ये पहली वाली टर्म का स्क्वायर हटा के इसको पुट कर दें और फिर ये तीसरी वाली टर्म का स्क्वायर हटा के इसको पुट कर दें। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा और 10 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 हो जाएगा और x y से मल्टीप्लाई होगा तो x y हो जाएगा। यानी कि इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 80xy मिलेगा, यानी कि सेम ये वाली टर्म मिल जाती है। ठीक हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप ये एक्सप्रेशन इस तरह लिखें या इस फॉर्म में लिखें, एक ही बात है। हमने ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन को नीचे सिर्फ उसकी तरतीब या उसकी जो फॉर्मेट है उसका वो चेंज करके लिखा है, बाकी ये दोनों एक्सप्रेशन हैं सेम ही है। ठीक हो गया, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम अलजेब्रा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए हमने एक अलजेब्रा का फार्मूला पढ़ के आए हैं पीछे एक्सरसाइज में। ये एक फार्मूला अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब देखें इस फार्मूला की राइट हैंड साइड देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें। अगर हम a के इक्वल 5x को रखें और इस b के इक्वल 8y को रखें तो ये हमारे पास a स्क्वायर के इक्वल ये वाली वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और दरमियान में ये 2ab है, तो देखें ये 2 आ गया और ये a के इक्वल हो जाता है, ये b के इक्वल हो जाता है। यानी कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है सेम ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इसके इक्वल है। सिर्फ फर्क ये है कि हमने a की जगह 5x को रखा हुआ है और b की जगह 8y को रखा हुआ है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि अब इस फार्मूला की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन की सूरत में हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन के लिए जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है ये लिखेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब देखें यहाँ पर फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और हमने a के इक्वल किसको रखा था 5x को और b के इक्वल हमने रखा था 8y को, तो ये 5x प्लस 8y का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल ये वाली एक्सप्रेशन बन जाती है। ठीक है, तो सेम हमने ये जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो इस तरह ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया इस फार्मूला की मदद से तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। अच्छा, बुक में जो क्वेश्चन टाइप हुआ है वहां पर ये 7 नहीं आ रहा इस A4 के साथ, जो कि मुझे लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है,
क्योंकि अगर आप यहाँ पर 7 नहीं डालेंगे तो फिर आपका जो आंसर है वो बुक के आंसर के साथ मैच नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस A4 के साथ 7 पुट कर लिया। आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे या इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखें, जिस तरह कि आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताता रहा हूं कि पहला जो तरीका है फैक्टराइज करने का, उसमें हम ये देखते होते हैं कि जो एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सब में मुश्तरका आ रही है, या कोई ऐसा फैक्टर है जो सब में कॉमन आ रहा है। तो देखें, ये अगर हम ये नंबर्स देखें, जो कोफिशिएंट वैल्यूज है 7, 84 और 252, इनको देखें तो इनमें 7 कॉमन है, क्योंकि 7 इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज हैं या ये जो नंबर्स हैं, इनमें पहले हम 7 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने 7 को कॉमन फैक्टर लिया। अब 7 A4 में से कॉमन लेंगे तो पीछे A4 रह जाएगा। उसके बाद 84 A2 में से 7 कॉमन लेंगे तो 84 पे 7 को डिवाइड करें तो ये 12 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद 52 में से 7 को कॉमन लेंगे तो 252 पे 7 डिवाइड होता है 36 टाइम। अच्छा, यहां पर अब मैंने आपको डिवीजन का प्रोसेस नहीं बता रहा हूं कि 7 को हम 252 पे किस तरह डिवाइड करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से आप 8th क्लास में हैं, तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको डिवाइड करना आता है। ठीक हो गया, आप एक रफ एरिया में 252 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक हो गया, अब ये तो हमने पहला स्टेप कर लिया, हमने ये जो 3 टर्म हमें दी गई थी इनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म आ रही है, इनको अब मजीद हम फैक्टराइज करेंगे, इनकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमने देखे पीछे अलजेब्रा के कुछ फार्मूलाज पढ़ के आए थे पिछली एक्सरसाइज में, उन फार्मूला में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे या इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। तो देखें, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आ रही है, इसकी थोड़ी हम तरतीब चेंज कर लेते हैं, इसका जो लिखने का फॉर्मेट है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये करूंगा कि पहले ये जो पहली वाली टर्म है और ये जो तीसरी वाली टर्म है, इनको लिखता हूँ, इनकी थोड़ी तरतीब चेंज करके लिखता हूँ। तो देखें, ये मैंने ये तो जो 7 था ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये A4 को लिख दिया A2 और इसका होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप A2 का स्क्वायर लेंगे तो आपको वापस A4 ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह ये 36 को मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि अगर आप 6 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 36 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पहली वाली टर्म थी और तीसरी वाली टर्म थी, इनको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो दरमियान वाली टर्म है, इसके लिए यहां पर हम वैल्यू लिखते हैं। तो मैंने आपको पिछले चारों पार्ट में बताया कि सबसे पहले तो आप 2 पुट कर लें, आंखें बंद करके बगैर सोचे समझे आपने 2 पुट कर लेना। यहाँ पर मैंने 2 पुट किया। उसके बाद आप ये जो पहली वाली टर्म है इसका ये स्क्वायर हटाएं और इस टर्म को पुट कर लें, तो मैंने A2 को पुट कर लिया। फिर ये जो तीसरी वाली टर्म है इसका स्क्वायर हटा के इसको पुट कर दें। ठीक है, अब देखिए ये दरमियान में वैल्यू आ रही है, इनको अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाता है, और 12 A स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 12 A स्क्वायर या 12 A2 हो जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट ये वाली टर्म हमें मिल जाती है। तो आप ये टर्म इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन इस ब्रैकेट के अंदर आ रही थी, नीचे हमने यही वाली एक्सप्रेशन लिखी है, सिर्फ इसकी हमने थोड़ी तरतीब या इसका हमने फॉर्मेट चेंज कर लिया। ठीक है, बाकी ये एक्सप्रेशन दोनों एक ही जैसी है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अब ये जो एक्सप्रेशन आ रही है, इसको अब हम अलजेब्रा का फार्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं या इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, हमने एक फार्मूला पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में। अब ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें इस फार्मूला की ये जो राइट हैंड साइड है इसको देख लें, और इस ब्रैकेट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसको देख लें। तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, क्योंकि अगर आप ये जो A2 है इसको A के इक्वल रखें और ये जो 6 है इसको B के इक्वल रखें, तो ये पहली वाली टर्म A2 के इक्वल हो जाती है, ये तीसरी वाली टर्म B2 के इक्वल हो जाती है, और ये जो 2AB है फार्मूले का, ये दरमियान वाली टर्म उसके इक्वल हो जाती है। ये 2 हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक हो गया, यानी कि इस फार्मूला की राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है इस एक्सप्रेशन की सूरत में। सिर्फ फर्क ये है कि A और B को हमने रिप्लेस किया हुआ है A2 से और 6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें, ये तो जो ऊपर 7 था उसको मैंने एज इट इज पुट कर दिया। अब हम ये जो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड इस एक्सप्रेशन के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, A प्लस बी होल स्क्वायर है, तो A के इक्वल क्या था, A2 था, और B के इक्वल क्या था, 6 था, तो मैंने A2 प्लस B और इसका होल स्क्वायर लिख दिया। सेम हमने इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया इस फार्मूला की मदद से तो हमें ये आंसर मिला। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन में इस तरह लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आपको जुबानी याद होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो
तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे या इसकी तजज़ी मालूम करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जो टर्म्स आती हैं हमने देखना होता है कि उन टर्म में कोई कॉमन वैल्यू या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। तो उस मुश्तरका वैल्यू को कॉमन फैक्टर कहते होते हैं, ठीक है। तो देखें, अब ये जो तीन टर्म है इनमें कॉमन फैक्टर 4 होगा, क्योंकि 4 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है। इस 4 को भी डिवाइड करता है, 120 को भी डिवाइड करता है और 900 को भी डिवाइड करता है। तो पहले तो जो 4 ये नंबर है इसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। तो ये मैंने 4 को जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब 4a2 में से 4 को कॉमन लेंगे तो a2 रह जाएगा, और 120a में से 4 को कॉमन लेंगे तो 120 पे आप 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 30 टाइम डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और साथ में ये a आ गया, फिर ये प्लस का साइन पुट करें, और 900 में से 4 को कॉमन लेंगे, यानी कि 900 पे अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैंने आपको डिवीजन का प्रोसेस नहीं दिखाया कि मैं 120 पे 4 को डिवाइड करूं और फिर आपको दिखाऊं कि 30 आता है, या 900 पे 4 को डिवाइड करूं और फिर आपको दिखाऊं कि 225 आता है। क्योंकि माशाल्लाह से आप 8th क्लास में हैं तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको डिवाइड करना आता है, ठीक है। जाहिर अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप रफ एरिया में 900 पे अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो आपको यही वाला नंबर मिलेगा। इसी तरह 120 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो आपको यही वाला नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये काम आप रफ एरिया में कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर तो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो देखें इस एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको अब हम मजीद फैक्टराइज करेंगे, इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इस पे अब हम अलजबरा का फार्मूला जो हम पीछे मुख्तलिफ पढ़ के आए उनमें से कोई एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि पहले ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, इसके जो ये लिखने का स्टाइल है, ये जो फॉर्मेट है या इसकी जो तरतीब है, ये हमें थोड़ी चेंज करना पड़ेगी। तो पहले मैं ये करता हूं कि ये जो पहली वाली टर्म है और ये जो तीसरी वाली टर्म, इनका थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके लिखता हूं, ठीक है। इनकी तरतीब चेंज करता हूं। तो देखें, पहले तो मैंने ये ऊपर जो 4 था इसको लिख दिया एज इट इज। उसके बाद ये a स्क्वायर था, इसको मैंने a और होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि अगर आप इसको स्क्वायर लेंगे तो वापस a2 ही आपको मिलेगा। इसी तरह ये 225 जो है मैंने लिख दिया 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि 15 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपको 225 ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पहली वाली टर्म थी और तीसरी वाली टर्म थी इनको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ये जो दरमियान वाली टर्म है इसके लिए यहाँ पर वैल्यू पुट करें। तो मैंने आपको पिछले सारे पार्ट में बताया कि यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने 2 पुट कर देना है, आंखें बंद करके बगैर सोचे समझे, ठीक है। तो ये मैंने 2 पुट कर दिया। उसके बाद ये पहली वाली टर्म का स्क्वायर हटाएं, इसको पुट कर दें, फिर ये तीसरी वाली टर्म का स्क्वायर हटा के इसको पुट कर दें। तो ये आपके पास अब दरमियान में ये जो एक्सप्रेशन आ रही है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, और 30a से मल्टीप्लाई होगा तो 30a हो जाएगा, यानी कि हमारे पास एग्जैक्ट ये जो दरमियान वाली टर्म है ये वाली टर्म आ जाती है। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली एक्सप्रेशन थी, अब ये वाली एक्सप्रेशन आप इस तरह लिखें या इस एक्सप्रेशन की तरतीब चेंज करके इस तरह लिखें, एक ही बात है। ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही हैं, सिर्फ हमने ये किया कि नीचे हमने इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन की थोड़ी तरतीब चेंज कर ली, इसका हमने फॉर्मेट चेंज कर लिया। ये हमने इसलिए किया है कि अब यहां पर हम अलजबरा का एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूं, हमने अलजबरा का एक फार्मूला पढ़ा था। ये देखें, ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब इस फार्मूला की अगर आप ये राइट हैंड साइड देखें, ये ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर ये एक्सप्रेशन देखें, तो अगर हम इस a के इक्वल ये वाला जो a है इसको रखें और ये जो b है इसके इक्वल हम 15 को रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। इस तरह देखें, ये पहले a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर की इक्वल हो गई ये वाली टर्म, उसके बाद b स्क्वायर है ये तीसरी वाली टर्म, तो ये जो 15 स्क्वायर है ये b स्क्वायर की इक्वल हो गया, और दरमियान में 2ab है तो ये मैंने 2 पुट किया, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि फार्मूला की ये जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में हमारे पास आ रही है, तो अब हम इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम लेफ्ट हैंड साइड इस फार्मूला की लिखेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए। तो पहले तो ये जो 4 था मैंने इसको पुट कर लिया। उसके बाद देखिए फार्मूला में क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमने a के इक्वल इस a को रखा था और b के इक्वल 15 को रखा था, तो मैंने a प्लस 15 होल स्क्वायर लिख दिया, यानी कि सेम हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इस फार्मूला की इस एक्सप्रेशन के लिए लिख दिया। सिंपल हमने ये किया कि ये वाला जो a था उसको हमने इस a से रिप्लेस कर दिया और इस b को हमने 15 से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास a प्लस 15 होल स्क्वायर आ जाता है, यानी कि सेम इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस एक्सप्रेशन के लिए आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन आ जाता है, और इसको हमने किससे सिंप्लीफाई किया, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। देखें, इस एक्सरसाइज में हमसे कहा जा रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, हमें मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दी गई हैं, उनको हमने फैक्टराइज करना है, यानी कि उनकी हमने तजज़ी मालूम करनी है।
तो हम 6 क्वेश्चन पहले ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब ये 7वां क्वेश्चन है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखें, फैक्टराइज या तजज़ी करने के लिए पहला स्टेप ये होता है, हम ये देखते होते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो टर्म्स आ रही हैं, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सब में मुश्तरका आ रही है, सब में कॉमन आ रही है, उस वैल्यू को कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो ये जो 3 टर्म है, इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि कॉमन फैक्टर के तौर पे आ रही हो, यानी कि तीनों में मुश्तरका आ रही हो। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो जाता है कि हम कॉमन फैक्टर देखते होते हैं सब टर्म में। अब चूंकि इन तीनों टर्म में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि हम जो हमें टर्म दी गई हैं उन टर्म्स के दो टर्म्स मिला के आपस में उनके जोड़े या पेयर बना के उनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम करते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पेयर भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। तो अब इस एक्सप्रेशन को हमने अलजबरा के कुछ बेसिक फार्मूलाज पढ़े हैं पिछली एक्सरसाइज में, उन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें, उसके लिए मैं ये करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इसकी तरतीब थोड़ी चेंज करके इसको हमें नीचे लिखना है। ठीक है, इसका फॉर्मेट हम चेंज कर लेते हैं। तो पहले मैं ये करूंगा कि ये जो पहली वाली टर्म है और ये जो तीसरी वाली टर्म है, ठीक है, इनका मैं फॉर्मेट चेंज करके लिखता हूं। देखें, मैंने यहाँ पर ये x2 की जगह लिख दिया x और इसका होल का स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप x का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको x2 ये वाली वैल्यू मिलेगी। इसी तरह 289 को मैंने 17 का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि 17 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपको 289 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने ये पहली वाली और तीसरी वाली टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये जो दरमियान वाली टर्म है इसके लिए हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। तो जिस तरह के आपको मैं पिछले 6 पार्ट में बताता रहा हूं कि आप यहाँ पर सबसे पहले 2 पुट कर दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखें पहले 2 पुट किया, उसके बाद आप ये पहली टर्म का स्क्वायर हटा के इसको पुट कर दें और फिर ये तीसरी टर्म का स्क्वायर हटा के इसको पुट कर दें। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है या ये वाली वैल्यू बन रही है। देखें, इनको अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें, 2 17 से मल्टीप्लाई होगा तो 34 हो जाएगा और 34 x से मल्टीप्लाई होगा तो 34x हो जाएगा। तो देखें, सेम ये जो यहाँ पर मिडिल में टर्म आ रही है यही वाली टर्म बन जाती है अगर हम इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये टर्म इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात। ठीक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि देखें, हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखी है हमने एक्चुअली में इसी एक्सप्रेशन को लिखा है, लेकिन इसकी थोड़ी तरतीब या इसका फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया। एक्चुअली में ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही है। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई है। हमने ये फॉर्मेट इसलिए बनाया है कि यहां पर अब हम अलजबरा का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे या इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं जो कि हम पीछे एक्सरसाइज में सॉल्व करके आए हैं। ये फार्मूला अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये जुबानी याद होना चाहिए। अब देखें, अगर आप इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इसको देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें, तो इसमें अगर हम इस x को इस a के इक्वल रखें और 17 को अगर इस b के इक्वल रखें, तो पहली टर्म जो है ये a स्क्वायर की जगह ये x का स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह ये तीसरी टर्म b स्क्वायर की जगह 17 का स्क्वायर आ जाता है और दरमियान में यहाँ पर -2ab है। तो देखें, ये -2 a की जगह x आ गया, b की जगह 17 आ गया, तो ये -2ab वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में हमारे पास यहाँ पर आ रही है। सिर्फ फर्क यहाँ पर ये है कि हमने ये जो a और b आ रहे हैं इस फार्मूला में, इनकी जगह हमने x और 17 को पुट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, जो कि ये फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल है। तो इसका मतलब है कि अब हम इस एक्सप्रेशन के लिए जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें, इसके लिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें, फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, हमने a के इक्वल x को रखा था और b के इक्वल 17 को रखा था, तो मैंने x माइनस 17 होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, यानी कि जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है ये मैंने इस एक्सप्रेशन के लिए लिख ली। मैंने सिंपल a को रिप्लेस कर लिया x से और b को रिप्लेस कर लिया 17 से, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने इस फार्मूला की मदद से सॉल्व किया, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे या इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। तो देखिए, फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही है, हमने देखना है कि इन सब टर्म में कोई कॉमन वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो 3 टर्म है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। फिर हम दूसरा स्टेप पे जाते होते हैं, हम ये करते हैं कि दो टर्म्स के पेयर बना के, जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म्स के पेयर भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स हैं। तो अब हमें ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इसको अब अलजबरा के हमने पीछे कुछ बेसिक फार्मूलाज पढ़े,
उन फार्मूला में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको हमने थोड़ा सा, इसकी जो लिखने की तरतीब है या इसके जो लिखने का फॉर्मेट है वो थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये करता हूँ, ये जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है इनकी मैं तरतीब थोड़ी चेंज करके इनको लिखता हूं। तो देखें, मैंने ये पहली वाली टर्म थी 49x2, इसकी जगह मैंने लिख लिया 7x और इसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया। अब अगर आप 7x का स्क्वायर लेंगे तो आपको 49x2 यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी। उसके बाद मैंने ये 36 को लिख दिया 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 36 ही मिलेगा। ठीक हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमने इस पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो दरमियान वाली टर्म है इसके लिए यहां पर हम वैल्यू लिखते हैं। तो मैंने आपको पिछले सारे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताया कि सबसे पहले आप यहां पर 2 पुट कर लें। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर पुट कर लिया, हर क्वेश्चन में हमने ये करना है, सबसे पहले यहां पर 2 पुट करें, उसके बाद ये पहली वाली टर्म का स्क्वायर खत्म करके इसको पुट कर दें, फिर ये तीसरी वाली टर्म का स्क्वायर हटा के यहां पर ये तीसरी वाली टर्म पुट कर दें। ठीक है, अब आपके पास ये दरमियान में वैल्यू आ रही है। देखिए, अब ये 3 टर्म्स हैं, इनको अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा, 14 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 84 हो जाता है और साथ में x आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें सेम ये 84x यही वाली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह लिखना इस टर्म को या इस तरह लिखना एक ही बात है। इसका मतलब ये हो गया कि ये नीचे वाली एक्सप्रेशन भी सेम ऊपर वाली एक्सप्रेशन ही है, सिर्फ हमने यहां पर इसका जो लिखने का फॉर्मेट है वो चेंज किया। अब ये फॉर्मेट हमने किस लिए चेंज किया? हमने इसलिए चेंज किया कि यहां पर अब हमने अलजेब्रा का एक फार्मूला अप्लाई करना है इसको फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको फार्मूला एक बताता हूं, ये हम पीछे एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। अब यहां पर मैंने इसको आपको समझाने के लिए पुट किया हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। तो देखें, अब अगर इस फार्मूला की ये राइट हैंड साइड देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर हम इस a के इक्वल 7x को रखें और b के इक्वल इस 6 को रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। देखें, यहां पर a स्क्वायर है फार्मूला में तो ये 7x का स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये लास्ट पे प्लस b स्क्वायर है तो ये प्लस 6 का स्क्वायर हो गया, और दरमियान में -2ab है तो देखें ये -2 7x a के इक्वल है और 6 b के इक्वल है तो ये -2ab के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो अब हम इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें, अब इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हम लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें, फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और हमने चूंकि a के इक्वल 7x को रखा है, b के इक्वल 6 को रखा है तो 7x माइनस 6 होल स्क्वायर, सेम जिस तरह के फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है हमने इस एक्सप्रेशन के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड लिखी। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको फैक्टराइज किया इस फार्मूला की मदद से, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे या इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। तो देखिए, फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, हमने ये देखना होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं, हमने देखना है कि उन सारी टर्म में कोई कॉमन वैल्यू या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं आ रही। ठीक है, ऐसी वैल्यू को कॉमन फैक्टर कहते होते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 टर्म है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर हम दूसरा स्टेप करते होते हैं, हम दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम करते होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्योंकि 3 टर्म हैं, हम दो टर्म्स के पेयर भी नहीं बना सकते। तो अब हमें ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इसको हमने अलजेब्रा के पीछे कुछ फार्मूलाज पढ़े हैं, उन फार्मूला में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा हम इसकी जो लिखने की तरतीब है वो चेंज कर लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं इसका हम ये फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है इनको मैं लिखता हूं, इनकी थोड़ी मैं तरतीब चेंज करता हूं। तो देखें, ये मैंने पहली वाली टर्म जो x2 थी इसकी जगह लिख लिया x और इसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो वापस x2 ही आपको मिलेगा। इसी तरह ये 81y स्क्वायर को मैंने 9y होल स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि 9y का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 81y2 या 81y स्क्वायर यही वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, यानी कि हमने ये पहली वाली टर्म थी और तीसरी वाली टर्म थी, इनको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो दरमियान में वैल्यू आ रही है, ये दरमियान वाली टर्म है, इसके लिए अब यहां पर हम वैल्यू लिखेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया पिछले सारे क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो आपने 2 पुट कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया। उसके बाद ये पहली टर्म का स्क्वायर रिमूव करें और इसको यहाँ पर पुट कर दें, फिर ये तीसरी टर्म का स्क्वायर रिमूव करें और इसको यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है 3 टर्म्स है, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा और x y से मल्टीप्लाई होगा तो xy हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 18xy आ जाएगा। जब हम तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18xy देखें सेम यही वाली टर्म आ रही है। ठीक है,
इसका मतलब ये हो गया कि ये टर्म इस तरह लिखना या इस तरह लिखना एक ही बात है। ठीक हो गया। यानी कि हमने ये जो नीचे एक्सप्रेशन लिखी है ये एक्चुअली में ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है यही एक्सप्रेशन है, सिर्फ हमने यहाँ पर इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन का फॉर्मेट चेंज कर दिया या इसकी जो लिखने की तरतीब है वो थोड़ी हमने चेंज कर दी है। ठीक है, तो अब ये हमने इसलिए किया है कि ये जो एक्सप्रेशन हमने बनाई है इस पे अब हम अलजेब्रा का फार्मूला अप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए। तो देखिए मैं आपको एक फार्मूला दिखाता हूं, हमने ये फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। अब ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये जुबानी याद होना चाहिए। अब इस फार्मूला की देखिए, अगर राइट हैंड साइड देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन में अगर ये जो x आ रहा है इसको अगर हम इस a के इक्वल रखें और 9y को अगर हम इस b के इक्वल रखें, तो ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है ये इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, इस तरह आ रही है। देखें अब यहाँ पर फार्मूला में पहली जो टर्म आ रही है a स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x का स्क्वायर क्योंकि हमने x को a के इक्वल रखा। उसके बाद ये लास्ट में टर्म आ रही है प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने प्लस 9y का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि 9y को हमने b के इक्वल रखा। और दरमियान में -2ab ये वाला पार्ट है, तो देखें ये मैंने -2 लिख दिया, a के इक्वल हमने x को रखा, b के इक्वल हमने 9y को रखा, तो ये -2ab वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है ये इस एक्सप्रेशन की सूरत में हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर a b की जगह हमने x और 9y को पुट कर दिया। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है फार्मूले की इस एक्सप्रेशन के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो देखें ये फार्मूला में क्या एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो अब a को हमने x के इक्वल रखा था, b को हमने 9y के इक्वल रखा था, तो ये x माइनस 9y होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड थी हमने इस एक्सप्रेशन के लिए भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख दी ये फार्मूला अप्लाई करते हुए, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने फैक्टराइज किया, ये हमें आंसर मिला और इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। ये फार्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन में इस तरह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप तो ये होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है हमने ये देखना होता है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सब टर्म में कॉमन आ रही हो, ऐसी वैल्यू को कॉमन फैक्टर कहते होते हैं। तो देखें यहाँ पर ये 3 टर्म है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर हम दूसरा स्टेप करते होते हैं, हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम करते होते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म के पेयर या जोड़े भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। तो अब इस एक्सप्रेशन को हमने जो पीछे कुछ अलजेब्रा के बेसिक फार्मूलाज पढ़े हैं उन फार्मूला में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है इसको थोड़ा इसकी तरतीब चेंज करके या इसका फॉर्मेट चेंज करके लिखना है हमने। ठीक है, तो देखें उसके लिए मैं ये करूंगा कि पहले ये जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है इनकी मैं थोड़ी तरतीब चेंज करता हूं, इनका फॉर्मेट चेंज करके लिखता हूं। ठीक है, तो देखें ये मैंने a4 को लिख दिया a2 होल का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि a2 का स्क्वायर लेंगे तो आपको वापस a4 ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह 169 को मैंने लिख दिया 13 का स्क्वायर क्योंकि 13 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वापस 169 ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि मैंने ये कर दिया कि ये जो पहली वाली टर्म आ रही थी और तीसरी वाली टर्म आ रही थी इनको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो दरमियान वाली टर्म है इसके लिए हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पिछले सारे क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले तो आप यहाँ पर 2 पुट कर लें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पुट किया, उसके बाद ये पहली वाली टर्म का ये स्क्वायर खत्म करें और इसको यहाँ पर पुट कर दें, फिर ये तीसरी वाली टर्म का स्क्वायर खत्म करके इसको पुट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये 3 टर्म्स आ रही हैं, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 26 हो जाएगा, 26 a2 से मल्टीप्लाई होगा तो 26 a2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास सेम जो ये वाली टर्म है मिडिल में ये वाली टर्म आ जाती है। तो आप इस टर्म को इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नीचे हमने एक्सप्रेशन लिखी है ये सेम ऊपर वाली एक्सप्रेशन ही है, हमने सिर्फ इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया। ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन थी उसकी थोड़ी तरतीब चेंज करके लिख दी। एक्चुअली में ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही है। ठीक है, अच्छा ये हमने तरतीब क्यों इसकी चेंज करके लिखी कि यहाँ पर अब हमें अलजेब्रा का एक फार्मूला अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए। तो मैं आपको ये फार्मूला दिखाता हूं। देखें ये फार्मूला जो है हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये जुबानी याद होना चाहिए। अब इस फार्मूला की देखें, ये राइट हैंड साइड देख लें और इस एक्सप्रेशन को देखें। अगर हम इस फार्मूला में जो a आ रहा है a के इक्वल इस a2 को रखें और ये जो b आ रहा है b के इक्वल 13 को रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है।
देखें पहले हमारे पास फार्मूला में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने ए की जगह a2 को रखा है तो मैंने a2 का स्क्वायर ले लिया। उसके बाद ये लास्ट पे क्या आ रहा है, प्लस b स्क्वायर आ रहा है, तो हमने b के इक्वल 13 रखा था तो मैंने प्लस 13 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, और दरमियान में क्या आ रहा है, -2ab आ रहा है, तो देखेंगे मैंने लिखा -2 और a के इक्वल हमने a2 को रखा, b के इक्वल हमने 13 को रखा, तो ये -2ab वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में हमारे पास मौजूद है, तो अब हम इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इस फार्मूला की इस एक्सप्रेशन के लिए तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है। देखें फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो हमने a के इक्वल a2 को रखा था और b के इक्वल 13 को रखा था, तो मैंने a2 माइनस 13 होल स्क्वायर लिख दिया। यानी कि सेम ये जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड थी मैंने इस एक्सप्रेशन के लिए भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड फार्मूला को फॉलो करते हुए लिख दी। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने फैक्टराइज किया, तो हमें ये आंसर मिला, और ये आंसर फाइंड करने के लिए हमने इस एक्सप्रेशन पे फार्मूला कौन सा अप्लाई किया, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है, यानी कि इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब फैक्टराइज करने के लिए या तजज़ी मालूम करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हमने ये देखना होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो टर्म्स आ रही हैं क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सारी टर्म में कॉमन आ रही है, कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। तो देखें यहाँ पर ये जो तीन टर्म है इन तीनों टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 जो है इस 2 को भी डिवाइड करता है, 64 को भी डिवाइड करता है और 5 और 2 इसको भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो तीन यहाँ पर नंबर्स हैं, ये पहले जो दो कोफिशिएंट वैल्यूज हैं और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कॉमन फैक्टर 2 होगा। तो पहले तो हम 2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। तो देखें ये मैंने 2 कॉमन लिया, अब 2 को जब 2a में से कॉमन लेंगे तो a2 रह जाएगा, और इस तरह 64a में से 2 को कॉमन लेंगे तो 64 पे 2 को डिवाइड करें तो 32 आ जाता है, साथ में a आ गया। और इसी तरह 5 और 2 में से जब 2 को कॉमन लेंगे तो इसका मतलब है आप 5 और 2 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 256 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैंने आपको डिवाइड करने का प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ कि 5 और 2 पे 2 को डिवाइड करके आपको यहाँ पर दिखाऊं, क्योंकि आप माशाल्लाह 8th क्लास में हैं, आप जो है मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको डिवाइड करने का प्रोसेस आता है। ठीक है, अगर आपको इस तरह जुबानी नहीं कर सकते तो आप रफ वर्क में 5 और 2 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और अगर इन केस आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रही है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आ रही है। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आ रही है इसको अब हम मजीद फैक्टराइज करेंगे, इसकी हम तजज़ी बनाएंगे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए अब हमने पीछे जो अलजबरा के मुख्तलिफ फार्मूलाज पढ़े हैं उन फार्मूला में से कोई एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे या इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। तो उसके लिए ये करना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आ रही है इसकी हम थोड़ी तरतीब चेंज कर लेते हैं, इसका ये जो फॉर्मेट है ये हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो मैं ये करूंगा कि ये जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है इनको पहले मैं इनकी तरतीब चेंज कर लेता हूं, इनका थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके लिखता हूं। तो देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें पहले तो ये 2 मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब ये a2 है इसको मैंने a लिख के होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि अगर a का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको a2 यही वाली टर्म मिलेगी। इसी तरह 256 को मैंने लिख दिया 16 होल स्क्वायर, क्योंकि 16 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपको वापस 256 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैंने ये जो पहली वाली टर्म थी और तीसरी वाली टर्म थी इनको मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और अब ये जो दरमियान वाली टर्म आ रही है इसके लिए हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। तो आपको मैं पिछले सारे पार्ट्स बताता रहा हूं कि इस टर्म की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले तो आप 2 पुट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, उसके बाद ये पहली टर्म का स्क्वायर रिमूव करके इसको पुट कर दे और फिर ये तीसरी टर्म का स्क्वायर रिमूव करके इसको पुट कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 3 टर्म आ रही है, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें 2 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा, 32a से मल्टीप्लाई होगा तो 32a हो जाएगा, यानी कि हमें सेम ये वाली टर्म मिल जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ये टर्म इस तरह लिखें या इस फॉर्मेट में लिखें एक ही बात है, यानी कि ये जो नीचे हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है ब्रैकेट के अंदर ये वाली एक्सप्रेशन और यहाँ पर ये जो ऊपर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आ रही है ये एक्सप्रेशन सेम ही है। हमने सिर्फ ये किया है कि ऊपर वाली एक्सप्रेशन की थोड़ी तरतीब चेंज करके या उसका फॉर्मेट चेंज करके हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इसको हमने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है कि अब यहाँ पर हमें अलजबरा का एक फार्मूला अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए। तो देखिए मैं आपको फार्मूला बताता हूं, ये फार्मूला हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं और ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। अब देखें इस फार्मूला की राइट हैंड साइड देखें और इस एक्सप्रेशन में को देख लें, ये ब्रैकेट के अंदर है। अगर हम ये जो एक्सप्रेशन में a आ रहा है इस a को ये फार्मूले वाला जो a है इसके इक्वल रखें और इस एक्सप्रेशन में जो 16 आ रहा है इसको हम इस फार्मूला में जो b आ रहा है इसके इक्वल रखें,
तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। इस फार्मूले में पहली टर्म क्या आ रही है, ए स्क्वायर आ रही है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये वाला जो ए इसको पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। उसके बाद ये तीसरी वाली टर्म क्या है फार्मूले में, प्लस बी स्क्वायर है, तो बी के इक्वल हमने 16 को रखा था, तो मैंने प्लस 16 स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद फार्मूले में दरमियान वाली वैल्यू क्या आ रही है, -2ab आ रहा है, तो देखेंगे मैंने लिखा -2, ए की जगह मैंने ये वाला ए पुट कर लिया और बी की जगह मैंने 16 पुट कर लिया, तो ये हमारे पास -2ab वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड, ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो अब हम इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम ये लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए, तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। पहला तो ये वाला 2 मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब फार्मूला को देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर हमने a के इक्वल ये वाला a रखा था और b के इक्वल हमने 16 को रखा था, तो ये मैंने a माइनस 16 होल स्क्वायर लिख दिया। सेम यानी कि जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड थी ये हमने इस एक्सप्रेशन के लिए यहां पर पुट कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने फैक्टराइज किया और उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, यानी कि इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए फैक्टराइज करने के लिए जो पहला स्टेप होता है उसमें हमने ये देखना होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो टर्म्स आ रही हैं, क्या उन टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर या कॉमन वैल्यू तो नहीं आ रही, कोई मुश्तरका वैल्यू तो नहीं है। तो ये 3 टर्म है, इनमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर हम दूसरा स्टेप करते होते हैं, हम दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर देखते होते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म के पेयर भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म ही है। तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पीछे जो अलजेब्रा के मुख्तलिफ फार्मूलाज पढ़े थे, उन फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा या इसकी तजज़ी मालूम करना पड़ेगी। तो उसके लिए मैं ये करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन में दी गई है इसका मैं थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर लेता हूं, इसकी मैं तरतीब थोड़ी चेंज कर लेता हूं नीचे, ठीक है। अब मैं ये करूंगा कि ये जो पहली वाली टर्म है और ये तीसरी वाली टर्म है, पहले मैं इनकी तरतीब चेंज करके लिखता हूं। तो देखें, ये मैंने जो 1 है इसको मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेंगे तो वापस 1 ही मिलेगा आपको। इसी तरह ये जो तीसरी वाली टर्म थी इसको मैंने लिख दिया 3a2b2c और इसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो ये 9a4b4c2 यानी कि हमें यही वाली टर्म मिल जाती है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, मैंने जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है इनको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। एक्चुअली में ये यही टर्म है लेकिन सिर्फ हमने इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो दरमियान वाली टर्म आ रही है इसके लिए यहां पर हम वैल्यू लिखते हैं। तो मैंने आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताया कि इसके लिए जब वैल्यू लिखेंगे तो सबसे पहला स्टेप तो आपने ये करना है कि आपने 2 पुट कर देना है। देखें यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया या 2 लिख लिया। उसके बाद ये पहली टर्म का स्क्वायर रिमूव करके इसको पुट कर दें और फिर ये तीसरी टर्म का ये जो स्क्वायर आ रहा है इसको रिमूव करके इसको यहाँ पर पुट कर दें। तो अब आपके पास देखें ये 3 टर्म आ रही है। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा और 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। तो हमारे पास 6a2b2c ये वाली टर्म आ जाएगी, यानी कि एग्जैक्ट ये जो मिडिल टर्म है यही वाली टर्म हमारे पास आ जाती है अगर हम इन तीनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब ये हो गया कि ये टर्म इस तरह लिखना या इस तरह लिखना एक ही बात। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है नीचे भी हमने सेम यही एक्सप्रेशन लिखी है, सिर्फ हमने इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन की तरतीब चेंज की है, इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया। एक्चुअली में ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही है, ठीक है। तो ये हमने इसका फॉर्मेट चेंज करके किस लिए लिखा है, अब यहां पर हमने अलजबरा का एक फार्मूला अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूं, ये फार्मूला हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं और ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब अगर इस फार्मूला की आप राइट हैंड साइड देखें, ये वाली साइड, और इस पूरी एक्सप्रेशन को देखें तो देखिए अगर हम ये जो a आ रहा है इस फार्मूला में इसको अगर हम इस 1 के इक्वल रखें और ये जो b आ रहा है इसको हम ये जो पूरी टर्म आ रही है इसके इक्वल रखें, तो हमारे पास इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में मौजूद है। इस तरह मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें यहाँ पर फार्मूले में पहली टर्म हमारे पास क्या है, a स्क्वायर है, तो हमने a के इक्वल किसको रखा है, 1 को रखा है, तो मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ये तीसरी टर्म यहाँ पर क्या है, प्लस b स्क्वायर है, तो देखें मैंने यहाँ पर प्लस और b की जगह हमने ये वाली टर्म रखी थी तो इसको लिख के इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया। और फिर दरमियान में -2ab आ रहा है, तो देखें ये मैंने -2 लिख दिया, यानी कि फार्मूले वाला माइनस और 2। उसके बाद a की जगह हमने 1 को रखा था तो ये मैंने लिख दिया और b की जगह हमने ये वाली टर्म रखी थी, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो है हमारा -2ab वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस फार्मूला की जो ये राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में हमारे पास आ रही है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे तो देखें ये मैंने यहाँ पर ये हमारी एक्सप्रेशन बन जाती है। पहले ये फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड देखें, यहाँ पर अब a माइनस बी होल स्क्वायर है,
तो हमने a के इक्वल 1 को रखा था और b के इक्वल ये वाली टर्म रखी थी, तो ये मैंने 1 माइनस और ये वाली टर्म लेके इनका होल का स्क्वायर ले लिया। यानी कि सेम मैंने ये जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए भी मैंने पुट कर दी। मैंने सिर्फ किया ये है कि a और b ये जो आ रहे थे इनको मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से और ये जो टर्म थी इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया इस फार्मूला की मदद से हमें ये आंसर मिला। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है या इनकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो हम ऑलरेडी इसके 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब 13 क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें ये इसमें एक्सप्रेशन में दी गई है। अब इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहला तो ये एक्सप्रेशन आप लिख लें। अब देखें फैक्टराइज करने के लिए या तजज़ी मालूम करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, हमने ये देखना होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो टर्म्स आ रही हैं क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सब में कॉमन या मुश्तरका आ रही हो, यानी कि इन सब टर्म में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है, पहले हमें ये देखना होता है। तो देखें अगर आप इन तीनों टर्म को देखें तो इनमें वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम कौन से वाला वेरिएबल x कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे जिसकी पावर सबसे कम हो। यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। तो इसका मतलब है कि हम ये x की पावर 2 वाला जो वेरिएबल है इसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ये x2 को कॉमन फैक्टर लेते हैं। देखें मैंने यहाँ पर x2 लिख लिया, उसके बाद 4x4 में से x2 कॉमन जाएगा तो 4x2 रह जाएगा, फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब 20x3 में से आप x2 कॉमन है तो पीछे x रह जाएगा और पीछे ये 20y और z मैंने साथ में लिख दिए। उसके बाद ये प्लस का साइन पुट करें। अब नेक्स्ट ये 25 पुट किया मैंने और x2 कॉमन चला गया, पीछे y2 और z2 रह जाएंगे, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने x2 को कॉमन फैक्टर ले लिया। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये वाली एक्सप्रेशन बन रही है। अब इसको हमने मजीद इसको फैक्टराइज करना, इसकी तजज़ी मालूम करनी है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमने पीछे जो अलजबरा के मुख्तलिफ फार्मूलाज पढ़े थे पिछली एक्सरसाइजेज में, हम उन फार्मूला में से कोई एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे या इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आ रही है इसकी जो लिखने की तरतीब है या ये जो फॉर्मेट है इसको थोड़ा चेंज करके हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं ये करता हूं कि ये जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है पहले मैं इनकी तरतीब चेंज करके लिखता हूं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने ये जो x2 था इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 4x2 को मैंने 2x लिख के इसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि 2x का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 4x2 ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह 25y2z2 इसको मैंने 5yz लिख के इसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप 5yz का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 25y2z2 ही मिलेगा। यानी कि मैंने यहां पर क्या किया, मैंने ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ये जो दरमियान वाली टर्म है इसके लिए यहां पर हम वैल्यू लिखते हैं। तो मैंने पिछले सारे क्वेश्चन में आपको बताया है कि इस टर्म के लिए वैल्यू जब यहां पर हम लिखेंगे तो सबसे पहले आप 2 पुट कर दें, ठीक है। देखें यहां पर जिस तरह मैंने ये 2 पुट किया, ये 2 लिख लिया। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर रिमूव करके इसको लिख लें और फिर ये थर्ड टर्म का स्क्वायर रिमूव करके इसको लिख लें। अब आपके पास ये 3 टर्म आ रही है, इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें, देखें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा और XYZ से मल्टीप्लाई होगा तो XYZ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 20XYZ आ जाएगा जब हम इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20XYZ एग्जैक्टली ये जो टर्म है इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि हम ये टर्म इस फॉर्मेट में लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आ रही थी ये एक्सप्रेशन आप इस तरह लिखें या इसको आप इस तरह लिखें, एक ही बात है। हमने सिंपल ये किया कि ऊपर वाली एक्सप्रेशन का थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया, उसकी तरतीब चेंज करके हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। एक्चुअली में ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मेट हमने किस लिए चेंज किया, यहां पर अब हमें अलजबरा का एक फार्मूला अप्लाई करना था इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए। मैं आपको बताता हूं, हमने पीछे जो एक्सरसाइज थी वहां पर हमने अलजबरा का एक फार्मूला पढ़ा था। अब ये फार्मूला आपको मैंने यहाँ पर समझाने के लिए टाइप किया हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें फार्मूला को अगर हम देखें, इसकी राइट हैंड साइड देखें, ये वाली साइड, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसको देखें। अगर हम ये 2x को इस a के इक्वल रखें और 5yz को अगर इस b के इक्वल रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। मैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरह। देखें अब यहां पर फार्मूला में पहले कौन सी टर्म आ रही है, a2 आ रही है। तो हमने a के इक्वल 2x को रखा था तो ये मैंने 2x2 लिख दिया, ये 2x का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। यानी कि ये वाली टर्म a2 के बराबर हो गई। इसी तरह ये लास्ट पे कौन सी टर्म है फार्मूला में, प्लस b स्क्वायर है। तो देखें यहाँ पर मैंने प्लस लिखा और b के इक्वल हमने 5yz को रखा था तो मैंने 5yz का स्क्वायर लिख लिया।
यानी कि ये वाली टर्म इस बी स्क्वायर के इक्वल हो गई। अब आपकी दरमियान वाली टर्म रहेगी +2ab। तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा +2 यानी कि जो फार्मूले वाला प्लस और 2 है वो लिख दिया, a की जगह 2x पुट कर दिया क्योंकि हमने 2x को a के इक्वल रखा था, और b की जगह 5yz पुट कर दिया क्योंकि हमने b को 5yz के इक्वल रखा था। तो ये वाला जो पार्ट है ये 2ab के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो अब ये फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए b लिख सकते हैं। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब देखें पहले ये फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड देखें, यहाँ पर है a + b होल स्क्वायर। तो हमने a के इक्वल 2x को रखा था, b के इक्वल 5yz को रखा था, तो ये मैंने 2x + 5yz होल स्क्वायर लिख दिया। यानी कि सेम इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए भी हमने लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि हमने a को रिप्लेस कर दिया 2x से और b को रिप्लेस कर दिया 5yz से। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया इस फार्मूला की मदद से, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की जो फैक्टराइज फॉर्म थी या इसकी जो तजज़ी वाली फॉर्म थी ये हमारे पास आ जाती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है, यानी कि इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहला ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए फैक्टराइज करने के लिए या तजज़ी मालूम करने के लिए पहला स्टेप तो ये होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है हमने ये देखना होता है कि उस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आ रही हैं क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सब में कॉमन या मुश्तरका आ रही हो। ऐसी वैल्यू को कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो देखें यहाँ पर ये 3 टर्म है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते होते हैं और हम दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम करते होते हैं। तो यहाँ पर हम पेयर या जोड़े भी नहीं बना सकते दो टर्म्स के, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। तो अब हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए हमने पीछे कुछ अलजबरा के फार्मूलाज पढ़े हैं। उन फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका ये जो फॉर्मेट है, इसके ये जो लिखने की तरतीब है, इसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये करता हूं कि पहले ये जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है इनकी मैं थोड़ी तरतीब चेंज करता हूं, इनका जो फॉर्मेट है वो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। तो देखें पहली वाली टर्म क्या थी, 9/16x2 था, तो इसको मैंने 3/4x लिख दिया और इसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप 3/4x का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 9/16x2 ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह ये जो थर्ड टर्म थी इसको मैंने 2/3y होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि अगर आप 2/3y का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 4/9y2 यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने जो पहली वाली टर्म थी और जो तीसरी वाली टर्म थी इनको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो दरमियान वाली टर्म आ रही है इसके लिए यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो आपको मैं पिछले सारे क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि इस टर्म के लिए जब आप यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने 2 पुट कर देना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर मैंने पुट किया। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये 2 पुट कर देना है। उसके बाद ये पहली टर्म है इसका स्क्वायर रिमूव करके इस पहली टर्म को यहाँ पर पुट कर दें, फिर ये तीसरी टर्म का स्क्वायर रिमूव करके इसको यहाँ पर पुट कर दें। तो अब दरमियान में हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, देखें ये 3 इस 3 से कट जाएगा, इस तरह ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो ऊपर 4 होगा और ये नीचे वाला 4 आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब है ये जितने यहाँ पर कोफिशिएंट वैल्यूज आ रही हैं, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये सारे कट जाएंगे, पीछे सिर्फ एक्स वाई रह जाएगा। तो यही एक्स वाई देखें यहाँ पर जो दरमियान वाली टर्म है इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब है ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है और नीचे वाली एक्सप्रेशन है ये एक ही एक्सप्रेशन है। हमने सिंपल ये किया कि ऊपर वाली एक्सप्रेशन का फॉर्मेट चेंज करके हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। इस फॉर्मेट में हमने किस लिए लिखा है कि हम यहाँ पर अब हमने अलजबरा का एक फार्मूला अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, हम एक फार्मूला पढ़ के आए थे अलजबरा का पिछली एक्सरसाइज में। ये फार्मूला आपको मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब अगर आप इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इसको देखें और ये जो पूरी एक्सप्रेशन आ रही है इसको देखें, तो देखें अगर ये जो a आ रहा है इस फार्मूला में, इस a के इक्वल हम ये जो पहली वाली टर्म है 3/4x इसको रखें, और ये जो b आ रहा है फार्मूला में इसके इक्वल हम 2/3y इसको रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। इस तरह देखें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर फार्मूले में पहले क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है, तो हमने a के इक्वल ये वाली टर्म रखी थी तो ये टर्म लिख के मैंने इसका स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद यहां पर फार्मूला में आखिर में b स्क्वायर आ रहा है, हमने b के इक्वल ये वाली टर्म लिखी थी तो ये टर्म लिख के इसको मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक हो गया, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब दरमियान में +2ab हमने लिखना है, तो देखें ये लिखा है प्लस और 2 यानी कि ये फार्मूले वाला प्लस और 2 हो गया, और a की जगह हमने ये जो पहली वाली टर्म थी इसको पुट कर दिया और b की जगह ये जो तीसरी वाली टर्म थी इसको पुट कर दिया, तो ये +2ab वाला पार्ट हो जाता है। यानी कि इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में हमारे पास आ रही है, तो अब हम इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए b लिख सकते हैं। ठीक है,
तो देखें जब हम इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें पहले फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें जो पहली वाली टर्म थी इसको हमने a के इक्वल रखा था तो मैंने इसको पुट किया, फिर ये जो तीसरी वाली टर्म थी इसको हमने b के इक्वल रखा था तो यहाँ पर मैंने इसको पुट कर दिया और इन दोनों टर्म का मैंने होल स्क्वायर ले लिया, यानी कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, इसकी तजज़ी मालूम की और उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया अलजेब्रा का, तो हमें ये आंसर मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैंने तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, यानी कि इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखें फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप तो ये होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जो टर्म्स आ रही होती हैं उन टर्म्स में हमने देखना होता है कि कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो 3 टर्म है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो फिर हम दूसरा स्टेप करते होते हैं, हम दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें से फैक्टर मालूम करते होते हैं। तो यहाँ पर हम दो टर्म के पेयर भी नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। तो अब इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना होगा, इसकी हमने तजज़ी मालूम करना होगी। हम पीछे जो मुख्तलिफ अलजबरा के बुनियादी फार्मूला पढ़ के आए थे उन बेसिक फार्मूला में से हम कोई एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे या इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसका ये जो फॉर्मेट है लिखने का या ये जो लिखने की तरतीब है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है इनकी थोड़ी तरतीब चेंज करके लिखता हूं, इनका फॉर्मेट चेंज करता हूं। तो देखें जो पहली वाली यहाँ पर टर्म थी 49/64x2, इसको मैंने लिख दिया 7/8x और इसका होल का स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप 7/8x का स्क्वायर लेंगे तो आपको यही वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, इसी तरह ये थर्ड टर्म थी 64/49y2, इसको मैंने लिख दिया 8/7y और इसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप 8/7y का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको यही वाली टर्म मिलेगी। यानी कि मैंने यहाँ पर ये कर दिया कि ये जो पहली टर्म थी और तीसरी टर्म थी इनको मैंने यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो दरमियान वाली टर्म आ रही है इसके लिए हम वैल्यू लिखेंगे। तो पिछले मैं सारे क्वेश्चन में आपको बताता रहा हूं कि ये इस टर्म की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले आप 2 पुट कर दें। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 पुट किया है। ठीक है, उसके बाद ये पहली टर्म का स्क्वायर रिमूव करके इसको पुट कर दें, फिर ये तीसरी टर्म का स्क्वायर रिमूव करके इसको पुट कर दें। अब देखें ये दरमियान में हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 7 इस 7 से कट जाता है, ये 8 इस 8 से कट जाता है, पीछे हमारे पास 2xy रह जाते हैं। तो 2xy एग्जैक्टली ये जो टर्म है इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि ये टर्म इस तरह लिखें या इस फॉर्मेट में लिखें, एक ही बात। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है और नीचे वाली एक्सप्रेशन है ये एक ही है, सिर्फ हमने ये किया है कि ऊपर वाली एक्सप्रेशन का फॉर्मेट या उसकी थोड़ी तरतीब चेंज करके हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। इस फॉर्मेट में हमने किस लिए लिखा है, क्योंकि अब यहाँ पर हमने अलजबरा का एक फार्मूला अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम एक अलजबरा का फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। अब ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब अगर आप इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इसको देखें और ये जो पूरी एक्सप्रेशन आ रही है इसको देखें, अगर हम इस फार्मूला में ये जो a आ रहा है इसके इक्वल ये जो पहली वाली टर्म है 7/8x इसको रखें और ये जो b आ रहा है फार्मूला में इसके इक्वल अगर हम 8/7y को रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। मैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरह। देखें अब फार्मूला में पहले क्या आ रहा है, a2 आ रहा है या a स्क्वायर आ रहा है, तो हमने a स्क्वायर के इक्वल इस टर्म को रखा था तो मैंने ये टर्म लेके इसका स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद ये लास्ट पे b स्क्वायर आ रहा है तो हमने b स्क्वायर के इक्वल ये वाली टर्म रखी थी तो मैंने ये टर्म लिख के इसका स्क्वायर लिख लिया। तो ये a स्क्वायर के इक्वल हो गया, ये b स्क्वायर के इक्वल हो गया। उसके बाद -2ab ये वाला पार्ट हमने लिखना था, तो देखें ये लिखा मैंने -2 यानी कि फार्मूले वाला माइनस और 2 पुट कर दिया। a की जगह मैंने जो पहली वाली टर्म थी इसको पुट कर दिया, b की जगह ये जो तीसरी वाली टर्म थी इसको पुट कर दिया, तो ये हमारा -2ab वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। सिंपल हमने ये किया कि a और b की जगह हमने ये पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म लिख दी। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन के लिए इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें जब हम इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें अब फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो अब a के इक्वल हमने ये पहली वाली टर्म रखी थी और b के इक्वल हमने ये दूसरी वाली टर्म रखी थी, तो ये मैंने a प्लस b की जगह ये दोनों टर्म पुट करके इनके दरमियान माइनस का साइन पुट कर दिया और इनका होल का स्क्वायर ले लिया। तो एग्जैक्ट ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है इसके इक्वल आ रही है। ठीक है,
तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया इस फार्मूला की मदद से तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे या इसकी तजज़ी मालूम करेंगे। तो उसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाती है आपने देखना है कि उसमें जो टर्म्स हैं क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सब में कॉमन आ रही हो। ऐसी वैल्यू को कॉमन फैक्टर कहते होते हैं। लेकिन ये जो 3 टर्म है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते होते हैं, हम दो टर्म का पेयर या जोड़ा बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम करते होते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म के पेयर या जोड़े भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है। तो अब हमें इस एक्सप्रेशन को हमने जो पीछे मुख्तलिफ अलजबरा के फार्मूलाज पढ़े थे उन फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका ये जो लिखने का स्टाइल है या ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को या इस तरतीब को थोड़ा चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो मैं ये करता हूं कि ये जो पहली टर्म है और तीसरी टर्म है पहले मैं इनकी तरतीब चेंज करके लिखता हूं। तो देखें ये जो पहली टर्म थी a2 ओवर b2 इंटू x2, इसको मैंने लिख दिया a ओवर b x और इसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया क्योंकि अगर आप a ओवर b x का स्क्वायर लेंगे तो आपको यही वाली टर्म वापस मिलेगी। ठीक है, इसी तरह ये जो तीसरी टर्म थी c2 ओवर d2 इंटू y स्क्वायर, इसको मैंने c ओवर d इंटू वाई लिख दिया और इसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया क्योंकि अगर आप इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको ये तीसरी वाली टर्म ही मिलेगी। तो मैंने ये कर दिया यहाँ पर कि ये जो पहली टर्म थी और तीसरी टर्म थी इनको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो दरमियान वाली टर्म आ रही है इसके लिए यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे। तो ये मैं आपको पिछले सारे क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि इस टर्म की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले तो आप 2 पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले मैंने पुट किया हुआ है 2। ठीक है, उसके बाद ये जो पहली टर्म है इसका स्क्वायर रिमूव करके इसको पुट कर दें और फिर जो तीसरी टर्म है इसका स्क्वायर रिमूव करके इसको यहाँ पर पुट कर दें। तो यहाँ पर हमारे पास दरमियान में ये वाली एक्सप्रेशन बन रही है। अब देखें अगर इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये a c से मल्टीप्लाई के ac हो जाएगा और b d से मल्टीप्लाई के bd हो जाएगा और x y से मल्टीप्लाई के xy हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा 2ac ओवर bd इंटू एक्स वाई आ जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट ये वाली जो टर्म है हमारे पास आ जाती है अगर हम इस एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखी है आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लिखें या इस फॉर्मेट में लिखें, एक ही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है और नीचे वाली एक्सप्रेशन है ये एक ही है। एक्चुअली में हमने सिर्फ ये किया कि ऊपर वाली एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आ रही थी उनको हमने जो उनका फॉर्मेट है थोड़ा चेंज करके लिख दिया, उनकी तरतीब चेंज करके लिख दी। ये तरतीब या ये फॉर्मेट हमने इसलिए चेंज किया है कि यहाँ पर अब हमने अलजबरा का एक फार्मूला अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, हम ये फार्मूला अलजबरा का पढ़ के आए हैं पिछली एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। अब इस फार्मूला की अगर आप ये राइट हैंड साइड देखें, ये वाली साइड, और इस पूरी एक्सप्रेशन को देखें, अब देखें अगर इस एक्सप्रेशन में ये जो पहली वाली टर्म आ रही है a ओवर b इंटू एक्स, इसको इस a के इक्वल रखें और ये जो थर्ड टर्म है c ओवर d इंटू वाई, इसको अगर आप इस b के इक्वल रखें तो इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। इस तरह आ रही है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें यहाँ पर पहली टर्म क्या आ रही है, a स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने a के इक्वल हमने a ओवर b x को रखा था तो इसको लिख के मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, यानी कि ये a स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट पे आ रहा है b स्क्वायर, तो b के इक्वल हमने ये वाली टर्म रखी थी तो ये टर्म लिख के इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारा b स्क्वायर वाला पार्ट हो गया। फिर दरमियान में -2ab ये वाला पार्ट है, तो देखिए ये मैंने लिखा -2 यानी कि फार्मूले वाला माइनस और 2 पुट किया और a की जगह ये पहली वाली टर्म पुट कर दी और b की जगह ये तीसरी वाली टर्म पुट कर दी, तो ये हमारा -2ab वाला पार्ट हो जाता है। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो अब हम ये जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए b लिख सकते हैं। तो देखें जब हम इस फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। देखें फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड देखें, यहाँ पर आ रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो देखें हमने a के इक्वल इस टर्म को रखा था और b के इक्वल हमने इस टर्म को रखा था, तो ये हमने दोनों टर्म लिख के इनके दरमियान माइनस का साइन डाल दिया और इन दोनों टर्म का होल स्क्वायर ले लिया, यानी कि सेम हमने a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के लिए भी लिख दिया। सिंपल हमने ये किया कि a और b को हमने ये जो दो टर्म्स हैं इनके साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया इस फार्मूला की मदद से ये हमें आंसर मिला, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको फैक्टराइज करेंगे या इसकी तजज़ी मालूम करेंगे। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो टर्म्स आ रही हैं क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सब में कॉमन आ रही हो, ऐसी वैल्यू को कॉमन फैक्टर कहते होते हैं। ठीक है,
तो देखें ये जो तीन टर्म है इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, इनमें अगर ये नंबर हम देखें जो कोफिशिएंट वैल्यूज है इनको देखें तो इनमें 4 कॉमन फैक्टर के तौर पे आ रहा है, क्योंकि 4 इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो एक तो हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे 4 को, जो ये नंबर्स हैं या कोफिशिएंट वैल्यूज हैं इनमें कॉमन फैक्टर 4 हो गया। उसके बाद वेरिएबल देखें, यहां पर भी x आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो वेरिएबल x कॉमन हो जाएगा। और अब कौन से वाला वेरिएबल x हम कॉमन लेंगे, जिसकी पावर सबसे कम है। यहां पर इस x वाले वेरिएबल की पावर सबसे कम है, तो हमने इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। तो इस तरह ये 4x4 कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब 4x4 को कॉमन फैक्टर लें, पहली टर्म है 16x6, इसमें से 4x4 को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो 4 16 पे डिवाइड होता है 4 टाइम, और x6 में से x4 कॉमन जाएगा तो पीछे x2 रह जाएगा। फिर ये माइनस का साइन पुट कर दें। अब 16x5 में से 4x4 कॉमन लें तो 16 पे 4 डिवाइड होता है 4 टाइम, और x5 में से x4 कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन पुट कर दें, और 4x4 में से 4x4 को कॉमन लेंगे तो पीछे 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 4x4 को कॉमन फैक्टर ले लिया। अब ब्रैकेट में आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हमने मजीद फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो उसके लिए अब हमने जो पीछे अलजबरा के मुख्तलिफ फार्मूलाज पढ़े थे उन फार्मूलाज की मदद से हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आ रही है इसका ये जो फॉर्मेट है, ये जो लिखने की तरतीब है, इसको थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये करता हूं कि पहले ये जो पहली वाली टर्म है और तीसरी टर्म है इनकी मैं तरतीब चेंज कर लेता हूं। तो देखिए जब हम इनकी तरतीब चेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। पहले तो ये 4x4 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 4x2 को मैंने 2x लिख के इसका होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि 2x का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 4x2 ही मिलेगा। इसी तरह ये 1 को मैंने 1 लिख के इसका स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 1 ही मिलेगा। यानी कि मैंने ये किया कि ये जो पहली टर्म थी और तीसरी टर्म थी इनको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो दरमियान वाली टर्म है इसके लिए हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए मैंने आपको पिछले सारे क्वेश्चन में बताया कि ये दरमियान वाली टर्म के लिए जब यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे तो पहले स्टेप में तो आप 2 पुट कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ये 2 पुट कर लिया। उसके बाद ये जो पहली टर्म है इसका स्क्वायर रिमूव करें और इसको यहाँ पर लिख दें। फिर ये तीसरी टर्म का स्क्वायर रिमूव करके इसको यहाँ पर लिख दें। तो अब दरमियान में आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, इसको मुख्तसर करें, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, 4x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x ही रहेगा। यानी कि हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है 4x, सेम यही वैल्यू आ जाती है जब हम इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ये टर्म इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये वाली एक्सप्रेशन, या नीचे ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये एक ही एक्सप्रेशन है। हमने सिंपल ये कर दिया कि ऊपर वाली एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आ रही थी उनका हमने फॉर्मेट चेंज कर लिया, उनकी हमने थोड़ी तरतीब चेंज करके लिख लिया। ठीक है, हमने ये फॉर्मेट इसलिए चेंज किया है कि अब यहां पर हम अलजबरा का एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आ रही है इसको फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, हम फार्मूला एक पढ़ के आए थे पिछली एक्सरसाइज में, ये वाला फार्मूला हम पढ़ के आए हैं। अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। अगर आप इस फार्मूला की राइट हैंड साइड देखें और ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रही है इसको देखें, अगर हम ये जो फार्मूला में a आ रहा है इसके इक्वल ये 2x रखें और ये जो फार्मूला में b आ रहा है इसके इक्वल इस 1 को रखें, तो हमारे पास फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। किस तरह आ रही है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए फार्मूला में पहली टर्म क्या है, a स्क्वायर है, तो हमने a इक्वल 2x को रखा था तो मैंने 2x का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाली टर्म क्या है, b स्क्वायर है, तो हमने b के इक्वल 1 को रखा था तो मैंने 1 का स्क्वायर लिख लिया। यानी कि ये अब a स्क्वायर हो गया और ये वाली टर्म b स्क्वायर के इक्वल हो गई। अब दरमियान में हमारे पास -2ab आ रहा है फार्मूला में, तो ये मैंने -2 लिखा, यानी कि फार्मूले वाला माइनस और 2, और a की जगह मैंने ये पहली वाली टर्म लिख दी, b की जगह मैंने तीसरी वाली टर्म लिख दी, तो ये हमारा -2ab वाला पार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में हमारे पास आ रही है। तो अब ये फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए b लिख सकते हैं। तो हम जब उस फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखिए फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। हमने a के इक्वल किसको रखा, 4x को, b के इक्वल हमने रखा 1 को, तो 4x माइनस 1 होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। सेम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है फार्मूले की ये हमने इस एक्सप्रेशन के लिए लिख दी। हमने सिंपल a और b को रिप्लेस कर दिया 4x से और 1 से, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको फैक्टराइज किया इस फार्मूला की मदद से, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए फैक्टराइज करने के लिए या तजज़ी मालूम करने के लिए पहला स्टेप तो ये होता है, हम ये देखते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सब टर्म में कॉमन आ रही है, सब टर्म में मुश्तरका आ रही है। ऐसी कोई भी वैल्यू इन तीनों टर्म में नहीं है।
फिर हम दो दो टर्म के पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर या कॉमन वैल्यू देखते होते हैं। तो यहाँ पर दो दो टर्म के पेयर भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। तो फिर अब हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन में दी गई है इसको हमने जो पीछे मुख्तलिफ अलजबरा के फार्मूलाज पढ़े हैं उन फार्मूला में से कोई एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी या इसकी तजज़ी मालूम करना पड़ेगी। ठीक है, तो देखें उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है इसकी थोड़ी सी लिखने की जो तरतीब है या इसका जो फॉर्मेट है वो हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ही जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है इनकी मैं थोड़ी तरतीब चेंज करके लिखता हूं। तो देखें पहली वाली टर्म जो थी a4 b4 x2 इसको मैंने लिख दिया a2 b2 x और इनका मैंने होल स्क्वायर ले लिया क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे a2 b2 x का तो वापस आपको यही वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो तीसरी टर्म थी c4 d4 y2 इसको मैंने c2 d2 y करके और इसका होल स्क्वायर लिख लिया क्योंकि अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको यही वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने ये कर दिया कि जो पहली टर्म थी और तीसरी टर्म थी उनको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक हो गया, उसके बाद ये जो दरमियान वाली टर्म आ रही है इसके लिए हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। तो मैंने आपको पिछले सारे क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा, जब आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है इस टर्म के लिए तो आप सबसे पहले 2 पुट कर दें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये 2 लिखा, उसके बाद ये जो पहली वाली टर्म है इसका स्क्वायर रिमूव करें और इस पहली वाली टर्म को यहाँ पर लिख दे, फिर ये तीसरी वाली टर्म का स्क्वायर रिमूव करके इसको यहाँ पर लिख दे। ठीक है, अब आपके पास ये दरमियान में जो एक्सप्रेशन आ रही है अगर आप ये जो 3 टर्म आ रही है इनको अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम यही वाली टर्म मिलेगी। ये जो दरमियान वाली टर्म है यही वाली मिलेगी। तो आप इस टर्म को इस फॉर्मेट में लिखें या इस फॉर्मेट में लिखें एक ही बात। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है और नीचे वाली एक्सप्रेशन है ये एक ही एक्सप्रेशन है। हमने सिंपल ये किया कि ऊपर वाली एक्सप्रेशन का फॉर्मेट चेंज कर दिया, उसके लिखने की तरतीब हमने थोड़ी चेंज कर ली। ये तरतीब ये फॉर्मेट हमने इसलिए चेंज किया है कि अब हमने यहाँ पर एक अलजेब्रा का फार्मूला अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम अलजेब्रा का एक फार्मूला पढ़ के आए हैं पिछली एक्सरसाइज में। अब ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको जुबानी मालूम होना चाहिए। अब इस फार्मूला की ये राइट हैंड साइड देखें और इस पूरी एक्सप्रेशन को देखें। तो देखिए अगर इस फार्मूला में ये जो a आ रहा है इस a के इक्वल अगर हम ये जो पहली वाली टर्म है a2 b2 x इसको रखें और इस फार्मूला में जो b आ रहा है इस b के इक्वल ये जो एक्सप्रेशन में तीसरी वाली टर्म है c2 d2 y इसको रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। किस तरह आ रही है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए फार्मूला में पहले क्या आ रहा है a स्क्वायर आ रहा है, तो हमने a के इक्वल ये वाली टर्म रखी थी तो ये टर्म लेके इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आखिर में देखिए फार्मूला में b स्क्वायर आ रहा है तो हमने b के इक्वल ये वाली टर्म लिखी थी तो मैंने इस टर्म को लिख के इसका स्क्वायर ले लिया। तो ये हमारा a स्क्वायर वाला पार्ट हो गया और ये हमारा b स्क्वायर वाला पार्ट हो गया। अब दरमियान में -2ab ये वाला पार्ट हमने लिखना है। तो देखें मैंने लिखा -2 यानी कि फार्मूले वाला -2 हो गया और a की जगह पहली वाली टर्म ये वाली टर्म पुट कर दी और b की जगह ये जो तीसरी वाली टर्म है इसको पुट कर दिया। तो ये हमारा -2ab वाला पार्ट हो जाता है। तो इस तरह हमने इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए भी लिख दी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए आ रही है। तो अब हम फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए भी लिख सकते हैं। तो अब जब हम फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमने a की इक्वल किसको रखा था, ये जो पहली वाली टर्म थी तो मैंने पहली वाली टर्म लिख दी और फिर फार्मूला में यहाँ पर b आ रहा है और b के इक्वल हमने ये जो तीसरी वाली टर्म थी इसको रखा था तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी और इनका होल स्क्वायर आ रहा है तो मैंने भी इन दोनों टर्म का होल स्क्वायर ले लिया। इस तरह ये फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए भी हमने यहाँ पर लिख दी। सिंपल हमने ये किया कि a और b को हमने इन दो टर्म से रिप्लेस कर दिया तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको फैक्टराइज किया इस फार्मूला की मदद से तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 2.9 है ये भी कंप्लीट हो जाती है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।